हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। डिजिटल मीडिया दुनिया भर में ही तरक्की कर रहा है और उन लोगों की आवाज़ बन रहा है जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया या तो इसलिए जगह नहीं देता क्योंकि उनका नुक्ता नज़र मकबूल नहीं, या फिर इसलिए कि अगर दिखा दिया तो कहीं कारोबार ही बंद ना हो जाए। भारत में बहुत से सहाफ़ी भी अब अपनी बात कहने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे वहाँ आज़ादी सहाफ़त के बारे में क्या ज़ाहिर होता है? इसी बारे में हमने बात की सिद्धार्थ वरदराजन से, जो द वायर के शरीक बानी और एडिटर हैं। द वायर भारत में हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबानों का सहाफ़ती प्लेटफॉर्म है जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और तनकीदी कमेंट्री के बायस 4 सालों में तेज़ी से मकबूल हुआ है। इसकी बुनियाद रखने वाले सिद्धार्थ वरदराजन अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं, द हिंदू के एडिटर रहे और भारतीय गुजरात में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात पर एक किताब भी लिख चुके हैं। That the continuing illegal detention of Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti, Omar Abdullah, Shah Faisal, Sajjad Lone and hundreds of other leaders, big and small, mainstream and separatist, old and young, is a travesty that must be opposed. तो क्या डिजिटल स्पेस में भारतीय सहाफ़ी आज़ादी से काम कर पा रहे हैं? आइए जानते हैं सिद्धार्थ वरदराजन से। बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज के भारत में सहाफ़ी कितने आज़ाद हैं अपना काम करने के लिए? वैसे तो कानूनन कोई ऐसा दबाव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मीडिया फ्रीडम पूरी तरह से कायम है, लेकिन मुख्तलिफ़ मीडिया इदारों में जहाँ पे सहाफ़ी काम करते हैं वहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तलिफ़ किस्म का जो है दबाव उन पे पड़ता है और उस दबाव के चलते उनको काम करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में वो लिख नहीं सकते या ठीक से जो है कवर नहीं कर पाते। सरकार या हुकूमत को एम्बैरस करने वाली जो चीज़ें हैं उस पे जो है मीडिया, बहुत सारे मीडिया इदारे जो हैं वो कवरेज इतना जितना होना चाहिए नहीं देते। थोड़ा सा अगर आप इसी को एलैबोरेट कर सकें कि किस किस्म के टॉपिक्स हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि जिनसे हुकूमत एम्बैरस हो सकती है, यानी हुकूमत पे तनकीद करना जो है वो मुश्किल हो गया है, और कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर रिपोर्ट करना मुश्किल है? अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बेशुमार डेफेमेशन केसेस को इस्तेमाल करता है, एक दबाव डालने का ज़रिया है। यानी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों तरह के बर्डन्स हैं जी। आपने एक ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर छोड़ के डिजिटल की तरफ स्विच किया और द वायर के को फाउंडर्स में से आप हैं। ये मुझे बताइए कि ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल पे स्विच करने से क्या आपको वो फ्रीडम मिली काम करने की जो आप हासिल करना चाहते थे? बिल्कुल, पूरी तरह से हम लोग एक फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं हम पे। मुकदमे डेफेमेशन के होते हैं, हम पे थोपे गए हैं तकरीबन मुझे लगता है कि $2 बिलियन के आसपास, और सरकार की ओर से भी केसेस लगाने का सिलसिला जारी है। लेकिन हम इस दबाव को इसलिए झेल पाते हैं क्योंकि द वायर के मालिक हम खुद हैं। मतलब कि सहाफ़ी और जो मुदीर है वो खुद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मालिक है, और कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कोई ऐसा एडवर्टाइज़र नहीं है जो हमको एक तरह से हुक्म दे कि भाई इस काम को छोड़ो, इस स्टोरी को छोड़ो। आपने बताया कि इस वक्त द वायर पे तकरीबन $2 बिलियन के डेफेमेशन के लॉ सूट्स हैं, हद तक इज़्ज़त के दावे हुए हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? क्या रिस्पॉन्स है द वायर का? अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में वो कैपेसिटी है तो बहुत आसानी से आप इस दबाव को लड़ सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। दिक्कत ये है मोहतरमा कि हिंदुस्तान की जो लीगल प्रोसेस है ये अपने में एक पनिशमेंट है, क्योंकि कई सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं कि आज अगर केस फाइल हुआ तो हो सकता है कि आखिरी सुनवाई जो है 10-12 साल के बाद हो। तो इस दरमियान जो हैरेसमेंट आपको झेलना पड़ता है, जो ख़र्चा आपको उठाना पड़ता है इधर से उधर ट्रैवल करने का, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मुझे लगता है कि सही मायने में पनिशमेंट होता है, और उस पनिशमेंट का हिसाब कौन चुकाएगा? हम अपना केस जीत भी लें
तो वो बीते हुए 12 साल 10 साल हमको कौन लौटाएगा, ये सबसे बड़ी जो है चुनौती है। लेकिन जहाँ तक सहाफ़त की अगर हम बात करें तो हमारे नाजरीन और हमारे जो रीडर्स हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि इस दबाव से हमारे जर्नलिज्म पे कोई असर नहीं पड़ा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें तो इस वक्त भारत में कई टीवी चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, अखबारात चल रहे हैं, रेडियो स्टेशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं। उन मीडिया एंटिटीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं जो कि कहते हैं कि हम अपना काम कर तो रहे हैं, क्या रुकावट है? देखिए, वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि मुख्तलिफ और तमाम जो बड़े सवाल हैं उस पर डिबेट होता है, चर्चा होती, तो ये गलत है। तो जो बड़े हमारे चैनल्स हैं जो एक तरह से सबसे रिच चैनल्स हैं, सबसे ज़्यादा इश्तिहार उनको मिलता है, उनकी जो प्रोग्रामिंग है, उनका जो कंटेंट है, वो एक तरह से, बल्कि एक फ्रेज़ का इजाद यहाँ पे किया गया, गोदी मीडिया, कि ये सरकार की गोदी में बैठ के अपना मीडिया चला रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं, सहाफ़त का मतलब है कि आप सवाल पूछें, सहाफ़त का मतलब है कि आप जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनसे आप जवाबदेही मांगें, और जब तक आप वो काम नहीं करते तो सही मायने में इसको हम जर्नलिज्म नहीं मान सकते। तो चलिए, अगर कुछ और लोगों की अपनी परिभाषा, अपना डेफिनेशन है, तो वो लोग अपना काम करें, बेस्ट विशेस टू देम। अच्छा, जो मीडिया कम्युनिटी के अंदर ये स्प्लिट है, उसको आप क्या समझते हैं कि उसके क्या असरात हो सकते हैं मीडिया की आज़ादी पे आगे जाते हुए? इससे मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी कमज़ोर होती जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप देखिए तो सोसाइटी वाइड में तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और लोगों पे जो सवाल पूछते हैं। हाल ही में किसी एक अखबार में एक मजमून छपा गोपाल शंकर नारायणन का, जहाँ पे उन्होंने एक लीगल सा सवाल उठाया सरकार के उस फैसले पे जहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाया गया। तो होम मिनिस्ट्री, उनके हवाले से एक स्टेटमेंट इशू किया गया कि ये बयान इस वकील का अपने कॉलम में गलत है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताइए कि ये कब से ट्रेडिशन हो गया है कि सरकार अखबार से ये दलील करे या डिमांड करे कि आप कार्रवाई कीजिए एक कॉलमनिस्ट पे, क्योंकि सरकार उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। तो एक ऐसा ख़तरनाक माहौल बन गया है हमारे आंखों के सामने, जहाँ पे अब सवाल, चलिए आप सवाल नहीं पूछना चाहते तो मत पूछिए, लेकिन अगर आप एक ज़रिया बन रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई करने का जो सवाल पूछ रहे हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह से डेमोक्रेसी को और कमज़ोर बनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में शायद हम लोग भी अपने आप को न बचा पाएँ, क्योंकि अगर सवाल पूछना एक क्राइम माना जाएगा, गुनाह माना जाएगा, तो फिर जर्नलिज्म भी नहीं रहेगी, लेकिन साथ साथ डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगा। जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हैं और दीगर मीडिया इदारे सामना कर रहे हैं, क्या ये मोदी हुकूमत इसकी वजह है, या आपने माजी में भी इस तरह के प्रेशर्स का सामना किया है? मतलब हैज़ समथिंग चेंज दिस टाइम, या ये एक कड़ी थी जो चल रही थी जो अब इस जगह पे, इस मकाम पे पहुंच गई है? हिंदुस्तान में जो जर्नलिज्म का अभी सिचुएशन है, ये एक लंबे अरसे से मुझे लगता है कि दबाव का सिलसिला जारी रहा है। शायद 20-30 साल से, जब से हम जुड़े हैं हिंदुस्तान के अखबार दुनिया में, मैं पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में था, शायद 95 में मैंने शुरू किया अपने करियर, तब से हम देख रहे हैं कि मीडिया की हालत कोई ऐसा बहुत दुरुस्त नहीं है। लेकिन 2014 के बाद मुझे लगता है कि एक क्वालिटेटिव, एक नया मोड़ ज़रूर जो है, अगर हम दबाव की बात करें तो एक नया मोड़ इस प्रोसेस में आया है। और जो मीडिया मालिक हैं उनमें उनकी कुव्वत इस दबाव को रेजिस्ट करने की, या उनकी चाहत, या उनका जो इरादा है, अगर हम इरादे की बात करें तो वो भी शायद पूरी तरह से अब अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। और इतनी बुरी हालत शायद इमरजेंसी के बाद पहली दफ़ा हम लोग देख रहे हैं। इमरजेंसी में एक फॉर्मल सेंसरशिप का सिस्टम था, और वो एक अलग प्रोसेस था, और इसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि एक बदलाव, एक चेंज अवश्य मोदी साहब के कार्यकाल में हुआ है। ये बताइए, इस वक्त मोदी हुकूमत दूसरी बार इलेक्ट होकर आई है और इतनी बड़ी मेजॉरिटी उसके पास है, एक ऐसी हुकूमत जो मैसेज की सपोर्ट के साथ आई हो, उसे आपके नज़र में क्या ज़रूरत महसूस होती है कि वो प्रेस फ्रीडम पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाए? शायद ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वाकई पब्लिक उनके पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं,
और वाकई उनके पॉलिसीज़ के ज़रिए जो इस देश के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं इनका हल निकलने वाला है। बहुत से लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जर्नलिज्म को, लेकिन हम सोशल मीडिया पे ये भी देखते हैं कि आज के दौर में बहुत से लोग ऑनलाइन आते हैं और सहाफ़ियों को बुरा भला बोलते हैं, उनको मसला समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हैं जो बदअमनी फैला रहे हैं, ये हैं जो लोगों के मन में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। तो सहाफ़ियों के साथ पब्लिक की इस वक्त जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? मैं पूरी पब्लिक को इसमें शामिल नहीं करूंगा, अवश्य इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक तबका है जिसको अगर हम इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसको वेपनाइज किया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने बाकायदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेल्स का इजाद किया है या उसको स्टार्ट किया है जो ऐसे सोशल मीडिया ट्रोलिंग को इनकरेज करता है, और ये एक तरह से रियलिटी है, इसको हम झेलते हैं, लेकिन इससे डील करना भी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, कभी कभी ट्रोल्स इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं, और ये मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि ख़ास तौर पे जो विमेन जर्नलिस्ट हैं इनके पीछे बहुत बुरी तरह से ये लोग पड़ जाते हैं, और इनका एम और मोटिवेशन यही है कि किस तरह से किसी फीमेल जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट और डरा धमका के वो अपने काम से एक तरह से उसको डाइवर्ट कर लें। सोशल मीडिया का एक तरह से एक कॉस्ट है, लेकिन सोशल मीडिया का फ़ायदा भी बहुत हमको मिलता है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे स्टोरीज़ हैं जो करोड़ों की तादाद में शेयर किए जाते हैं। कुछ हज़ार या कुछ लाख ट्रोल्स से भी हमको निपटना पड़े तो ये कीमत हमको मंजूर है। सो बेसिकली ओवरऑल सिचुएशन को अगर समराइज करें तो यह है कि आप पे दबाव सहाफ़ियों पे है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स अगर ढूंढे जा सकें, सेल्फ फंडेड, जितना कंट्रोल जर्नलिस्ट खुद अपने हाथ में ले सकें उतनी ही वो इन प्रेशर्स के साथ भी डील करने में कामयाब रहेंगे। भारत में प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के को-फाउंडर हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है।